चलिए, इसके पहले हमने देखा था क्या, रेजिस्टर प्रतिरोध के बारे में देखा था, प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोध की डेफिनेशन देखा था हमने, प्रतिरोधकता देखा था, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट चालकता। ठीक है, आज हम ये देखते हैं कि यदि मान लो हमको कोई एक सैंपल दे दिया जाए, कोई एक सैंपल तार अपन को इस तरह से दे दिया गया और पूछा गया है कि इसका प्रतिरोध कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली वी कैलकुलेट व्हाट, हम क्या करेंगे, B और I को कैलकुलेट कर लेंगे और हम क्या बोल देंगे, उसका R को मेजर कर लेंगे। फिर आपसे ये पूछा जाए कि यदि यहाँ पर इसी को हम क्या कर दें, डबल कर दें, इसकी लंबाई को हम क्या कर दिया, हमने डबल कर दिया। ठीक है, तो इसके प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा, तो हमने ये देखा कि जो उसका प्रतिरोध है, क्योंकि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो हमने बोला चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध भी उतना ज्यादा होगा। अर्थात यदि मैं ये देखो R इज प्रोपोर्शनल या R प्रोपोर्शनल टू L, R अनुक्रमानुपाती होता है किसके, चालक की लंबाई के। इसको यदि दुगना कर दिया जाए तो हमारा प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अब देखो यहाँ पर चूंकि हमको मालूम है R इज इक्वल टू व्हाट, तो हम जानते हैं रो A अपॉन F, यही हमारे पास था। ठीक है ना, सॉरी रो L अपॉन A, ये हमारे पास था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A, अभी मैंने क्या किया, एक सैंपल लिया है और उसको मैं उसकी लंबाई को मैंने लेंथ को ऐसे डबल ले लिया, डबल लेंथ को मैंने डबल लिया। उस सैंपल में हमने क्या किया, तो इसका क्या एरिया चेंज हुआ, तो हमने कहा नहीं, एरिया चेंज नहीं हुआ, एरिया तो अभी भी क्या है, A, तो A डज नॉट अफेक्टेड, क्योंकि एरिया तो वही है, वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा। क्या अफेक्ट करेगा, लेंथ, क्योंकि लेंथ को हमने दुगना किया तो ऑब्वियसली R भी कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है कि यदि किसी चालक तार की लंबाई को खींच करके, इसकी लंबाई हमने किसको क्या किया, खींचा, तनाया, है ना, और तना करके इसको डबल कर दिया। पहले इसकी लेंथ कितनी थी, तो हमने बोला L थी। अब जब हमने लंबाई को डबल किया तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 12 हो गई। अच्छा, अब यदि इसी को हम खींचे, तो यदि मान लो इतना बड़ा मैं क्या ले लेता हूँ, एक रबर ले लेता हूँ, उस रबर को हम क्या करें, इसको उस तरह से खींचे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, रबर उसका जो क्षेत्रफल होगा उसमें कोई ना कोई अंतर आएगा। इसका मतलब ये है कि उसका जो क्षेत्रफल है कितना, पहले कितना था, एक, हमने कोई एक सर्कल ले लिया। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक हमने कंडक्टर ले लिया ये, ठीक है, और इसको हमने खींचा और खींच करके इसकी लेंथ को हमने डबल कर लिया। तो खींच करके लेंथ को डबल करने का मतलब क्या है, ये इस तरह से हमने इसकी लेंथ को डबल कर दिया। तो ऑब्वियसली इसका जो एरिया होगा, जो एरिया यहाँ पर A था, लेंथ डबल होने की वजह से या उसको खींचने की वजह से ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए इसका हमारे पास, यदि मैं इसका क्या ले लूँ, इसकी लेंथ कितनी है, हमने बोला L, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो आयतन क्या हो जाएगा, A इंटू L, आयतन कितना रहेगा। और इसी मटेरियल मतलब इसी पदार्थ को खींच करके हमने क्या किया, लंबा किया, तो इसका भी आयतन कितना होगा, तो A इंटू L, यस। लेकिन लेंथ को हमने डबल कर दिया, देखिए लेंथ को मैंने 2 गुना कर दिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका जो क्षेत्रफल है, क्योंकि हमको ये मिलना चाहिए भाई, जो जितना आयतन है उसमें हमने कुछ मटेरियल मिलाया तो नहीं है ना ही कुछ उसमें मटेरियल मिलाया है, ना ही हमने क्या किया और कुछ इसमें एक्स्ट्रा किया है, बस इसकी लेंथ को हमने बड़ा कर दिया, तो ऑब्वियसली उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा भाई। तभी तो यदि 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या मिला हमको, A है, पुराना क्षेत्रफल। भाई जो आयतन है वो आयतन तो चेंज नहीं कर रहे, इसका मतलब आयतन सेम है, आयतन को हमने कोई भी आयतन में परिवर्तन नहीं किया, हमने इतनी ही लेंथ का तार लिया और इसको खींच करके हमने डबल किया। तो जब इसको खींच करके डबल करेंगे तो ऑब्वियसली लंबाई दुगनी हो जाएगी, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि यदि किसी, हमको क्वेश्चन क्या आ जाता है कि यदि किसी चालक या धातु, वो जो सैंपल है उसको हमने लिया और उसको खींच करके हमने क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया, तो उसका जो नया जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, तो वो हम मेजर करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो पुराना हमारे पास, ये हमने क्या ले लिया, ये ओरिजिनल, अपन ये भी ले सकते हैं, वो कितना है, तो हमने बोला L अपॉन A,
ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि उसको खींच करके हमने क्या किया, लंबा किया, डबल कर दिया उसकी लेंथ को। तो लेंथ को हमने क्या कर दिया, तो जो नया होगा आर न्यू, उसमें हम क्या करेंगे, तो हमारे पास ये डबल किया तो ये कितना हो जाएगा 2l, और ये कितना हो जाएगा a/2। तो जो आर न्यू है वो कितना होगा, देखिए यहाँ पे आर, ये कितना हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो गया 4 सिग्मा l/a। मतलब ये कि ये क्या है हमारे पास, तो ये आर ओल्ड, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आर ओल्ड, मतलब ये ओल्ड, या हम इसको ले सकते हैं ओरिजिन जो पहले था। कब, ये सैंपल, इसी को जब हमने क्या किया, इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया, यहाँ पर जो लेंथ हो गई वो क्या हो गई 2l, तो लंबाई को 2 गुना कर देने पर उसका जो रेजिस्टेंस है, वो जो नया रेजिस्टेंस है, नया प्रतिरोध है, वो कितने गुना बढ़ गया, तो हमने बोला 4 गुना बढ़ गया। कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि अब वही चीज ले लेते हैं कि यदि मान लो हमने क्या किया, ये तो हमने 2 को एक एग्जांपल लेकर के चला, ठीक है। हमने ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ना कि यदि मान लीजिए कोई चालक लिए, उसकी लंबाई को हम क्या कर देते हैं 2 गुना कर देते हैं। एक न्यूमेरिकल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंबाई को 2 गुना कर देने पर, खींच करके इस चालक की लंबाई को 2 गुना कर देने पर उसका जो नया प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, तो हम बोलेंगे नया प्रतिरोध पूछ रहा है, याद रखिएगा प्रतिरोध पूछेगा तो आपको बताना है कितना हो जाएगा 4 गुना, ठीक है। यदि पूछता आपको विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध पूछता, याद रखिएगा प्रतिरोध, ये प्रतिरोध है तो प्रतिरोध 4 गुना, क्योंकि प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, इस पे निर्भर कर रहा है। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध की बात करते हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या आया था हमारे पास, m/n² टाउ, ये हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध था। तो क्या ये विशिष्ट प्रतिरोध लेंथ और एरिया पर निर्भर करता है, तो हम बोलेंगे नहीं करता। अर्थात यदि वो क्वेश्चन ये पूछता है कि किसी दिए हुए चालक तार का प्रतिरोध यदि R है, यदि उसके खींच करके लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसके विशिष्ट प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा, तो हम बोलेंगे कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन बोला कि प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा, तो हम बोलेंगे उसका प्रतिरोध कितना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। इसी तरह से हमने ये 2 गुना लिया, यदि मान लो इसको हमने क्या किया n गुना बढ़ा दिया, क्या कर दिया n गुना बढ़ा दिया। किसको बढ़ा दिया हमने, तो हमने किसको बढ़ा दिया, उसको, उसके जो अपने पास न्यू प्रतिरोध क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दें। यदि मैं इसको n गुना खींच करके n गुना बढ़ा देता हूँ, है ना, ये जो हमारे पास सैंपल दिया हुआ है इसकी लंबाई को खींच करके हमने n गुना बढ़ा दिया तो उसका क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, n गुना कम हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा, n गुना, लंबाई कितनी बढ़ गई, तो nl हो जाएगी। तो नया जो प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो हमने बोला रो, ये हो जाएगा NL/A/n। फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, n से n का गुणा हो गया तो क्या हो जाएगा n² रो L/A। ये हमारे पास R है, और ये देखिए ये किसका फॉर्मूला है, इस ओरिजिनल का। तो मैं R जो नया प्रतिरोध है उसको अपन निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा n² अपने पास क्या हो जाएगा R। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, तो हमने बोला एक यूनिवर्सल फॉर्मूला हो गया हमारे पास। ये फॉर्मूला सभी के लिए यूज हो जाएगा। जैसे हमने क्या कहा, हमसे कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि इसको यदि हम 3 गुना बढ़ा दें, कोई चालक तार दिया है उसकी लंबाई को यदि हम 3 गुना बढ़ा देते हैं तो उसका प्रतिरोध कितना बढ़ जाएगा, तो हम बोलेंगे 9 गुना। इनका वर्क कर दो, 9 गुना हो जाएगा। फिर से यदि हम बोलेंगे कि यदि मान लो कोई दिया हुआ है अपने पास तार है या कोई भी अपने पास गिवन सैंपल है ना, इसका प्रतिरोध उसने क्या बोला 10 ओम है। कितना है, 10 ओम है। इसकी लंबाई को हमने क्या कर दिया, 2 गुनी बढ़ा दिया। इसकी लंबाई को 2 गुना हमने क्या किया, बढ़ा दिया। इसकी लंबाई को 2 गुना बढ़ा देने पर इसका जो नया प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा, तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो पुराना कितना है 10, इसको कितना बढ़ाया 2 गुना, तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 गुना 10 कितना हुआ 40 ओम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। फिर आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यदि मान लीजिए पुराना जो प्रतिरोध है किसी भी चालक तार का पुराना प्रतिरोध कितना है, तो हमने बोला 40 ओम, ठीक है, ये ओरिजिनल ये तार का, ठीक। इसको हमने क्या किया, तो हमने इसको 4 गुना, इसको खींच करके कितना बढ़ा दिया, 4 गुना बढ़ा दिया। कितना गुना बढ़ा दिया,
4 गुना बढ़ा दिया, तो नया प्रतिरोध कितना होगा, तो फिर आप डायरेक्ट कुछ मत करिए, कितना गुना बढ़ाया 4, जितने गुना बढ़ाया ये n की जगह रख दीजिए आप, कितने गुना बढ़ाया 4 गुना बढ़ाया, हमने बोला ये पुराने प्रतिरोध जो पुराना प्रतिरोध था वो कितना था 40 ओम था, तो हमने इसको 40 रख दिया, तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16 गुना 40, तो कितना हो जाएगा 0 16 चौके 64, मतलब कितने ओम हो गया, तो हमने बोला ये। तो इस तरह से आपको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है कि यदि हमने प्रतिरोध को इतने गुना आगे बढ़ा दिया या इतना गुना खींच करके, लेकिन याद रखिएगा खींच करके बोला जाए, है ना, तो जितने गुना हम इसको खींच करके बढ़ाएंगे उतना गुना उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा, सीधी सी बात है, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि इसका यदि आयतन कितना है, तो इसका आयतन यदि AL है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जब हम उसको खींचेंगे तो चूंकि उसमें हम एक्स्ट्रा मटेरियल इसमें और नहीं डाल रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहे हैं, आयतन तो वही रहेगा, उसमें जो कंटेन है वो तो वही रहेगा, लेकिन क्या हो गई उसकी लेंथ बढ़ गई, n गुना लेंथ बढ़ गई, तो हम इसका आयतन निकालेंगे तो इसका आयतन भी हमको क्या मिलना चाहिए, तो इसका आयतन भी हमको AL मिलना चाहिए, लेकिन AL मतलब हमने क्या किया n ऐड कर दिया, लंबाई को n बढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली इसमें A इतना कम होना चाहिए कि उसका जो आयतन है वो कितना हो जाए हमारे पास AL हो जाए, तो ऑब्वियसली आयतन कितना होगा A/n हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई, n से n कैंसिल किया तो देखिए अपने पास क्या मिल गया, A मिल गया कि नहीं मिल गया, तो वो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, तो ये क्वेश्चंस आपके इस तरह से न्यूमेरिकल इसमें बन जाएगा। फिर हम बात करते हैं ये प्रतिरोध की बात हुई, ठीक, अब इसी में थोड़ा सा अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास प्रतिरोधकता है, विशिष्ट प्रतिरोध है ना, तो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का ताप पर निर्भर है ना, ताप का प्रभाव, विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, ऐसा लिखिए, विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, ठीक है ना। अब हम ये देखने जाते हैं कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा उसमें ताप का प्रभाव क्या होगा, ताप बढ़ाने पर किसी भी, तो हमारे पास अलग अलग पदार्थ होंगे, है ना, धातु होंगे, ठीक है, विद्युत अपघट्य हैं, अर्धचालक हैं, तो अलग अलग तरह के पदार्थ होंगे, उन पर उनके विशिष्ट प्रतिरोध पर जो ताप का प्रभाव होगा, ताप बढ़ाने पर उनका विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा या ज़्यादा होगा, वो चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं धातु पर, तो सबसे पहले एक चीज़ और भी देख लीजिए कि हमारे पास जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो क्या होता है, n(e²) टाउ, और हमारे पास इसकी चालकता जो हो जाती है, विशिष्ट चालकता जो होती है वो क्या होती है हमारे पास, तो हम इसको लिखेंगे n² टाउ/n, ये दोनों चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है ये क्या होता है 1/2। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर किसके लिए निकालते हैं, पहले तो हम धातु के लिए, तो धातु की विशिष्ट प्रतिरोध, धातु का जो विशिष्ट प्रतिरोध है उस पर ताप का प्रभाव क्या होता है, तो हम देखते हैं धातु के लिए, धातु के लिए, तो हमने ये देखा कि ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ाने पर क्या अंतर आता है विशिष्ट प्रतिरोध में, तो हमने ये देखा कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध, धातु का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, धातु का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है, हमने ये देखा। तो रीजन क्या होगा इसके पीछे, कारण क्या होगा, तो ताप बढ़ाने पर, धातु के लिए हम निकाल रहे हैं, ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या हो जा रहा है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, तो हम बोलेंगे बढ़ जाने का रीजन क्या है, तो हमारे पास कोई भी अपने पास धातु है, तो धातु में आप ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या होते हैं, 3 स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। तो जैसे ही हम ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, तो ताप बढ़ाने पर उसका जो उष्मीय वेग होगा वो काफी बढ़ जाएगा, काफी ज्यादा हो जाएगा। उष्मीय वेग बढ़ जाने से क्या होगा, उसका श्रांति काल, हम क्या बोलेंगे, जो श्रांति काल होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और श्रांति काल कम हो जाने से देखो क्या हो जाएगा, ये
ये जो श्रांति काल है ये कम हो जाएगा, और कम हो जाने से क्या होगा, उसका टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, और टक्करों की संख्या जब बढ़ जाएगी तो हम बोलेंगे कि उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या क्या चीजें हुई, तो मैं आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, क्या हुआ, तो ताप बढ़ाने पर क्या हुआ, तो हम पहले उसका इसमें कारण लिख दे रहे ना, कारण, यहाँ पर हम कारण लिख देते हैं। ताप बढ़ाने पर क्या हुआ, तो हमने बोला धातु में इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनों का उष्मीय वेग क्या हो गया, तो हमने बोला बढ़ गया। उष्मीय वेग बढ़ जाने से क्या होगा, तो हमने बोला श्रांति काल क्या हो जाएगा, श्रांति काल क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, ठीक है। और श्रांति काल कम हो जाने से क्या हो जाएगा भाई, श्रांति काल से कम हो जाएगा मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने बार बार किससे टकराएंगे, तो हमने बोला दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, या हम बोलेंगे धनायनों से टकराएंगे, और जितने ज्यादा टकराएंगे, है ना, देखो श्रांति काल का कम हो जाना मतलब टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, तो हमने इसको ऐसे ले लिया, ये यहां पर इसको ऐसे ले लेते हैं, ये तो यहां पर क्या हो गया, तो इससे टक्करों की संख्या बढ़ गई, टक्करों की संख्या या टक्करों या संघटों की संख्या बढ़ जाती है, और संघट यदि बढ़ जाएंगे तो अनुगमन वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाती है, संघटों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों के संघटों की संख्या बढ़ जाती है। और इसके बढ़ जाने से क्या होगा, इसके बढ़ जाने से हमारा क्या हो जाएगा, तो सीधी सी बात है, अनुगमन वेग कम हो जाएगा, अनुगमन वेग कम हो जाएगा, और अनुगमन वेग यदि कम हो जाता है तो क्या हो जाएगा, या हम इसको ऐसे लिखते हैं, टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी तो अनुगमन वेग कम हो जाएगा, अनुगमन वेग कम हो जाएगा तो वो जो अपने पास उसमें जो धारा का प्रवाह है वो कम हो जाएगा, धारा का प्रवाह कम हो जाएगा तो हमको मालूम है ये जगह यदि धारा का प्रवाह कम हो जाता है तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्योंकि हम ये जानते हैं कि प्रतिरोध क्या टक्करों की या संघटों की संख्या पर निर्भर करती है, तो अर्थात मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ कि प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ये रीजन आपको लिखना है, ठीक है। तो ये अब कारण में हमने ये इतनी सारी चीजें लिख दी, क्या हो गया, तो जैसे ही ताप बढ़ाया तो धातु में इलेक्ट्रॉनों का उष्मीय वेग क्या हो जाएगा, बढ़ गया, ठीक है। श्रांति काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो जल्दी जल्दी टकराने लग जाएंगे, और जल्दी जल्दी टकराने लग जाएंगे तो उनमें टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और टक्करों की संख्या बढ़ जाने से उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। अर्थात हम ये देखते हैं कि धातु में यदि हम धातु के ताप को बढ़ा देते हैं, धातु में यदि टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो उसमें प्रतिरोध क्या हो जाएगा, या हम बोलेंगे उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी समझ में आया क्या बढ़ जा रहा है, शांति काल क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, दूसरी बात है यदि ये कम हो गया तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया ये, ठीक। इसमें अब हम एक देखते हैं थोड़ा सा, इसी में हम एक देखते हैं क्या, तापीय प्रतिरोध गुणांक। एक चीज हम पढ़ते हैं क्या, तापीय प्रतिरोध गुणांक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, अल्फा। ये क्या होता है, तापीय प्रतिरोध गुणांक जिसको हम नाम देते हैं अल्फा, ये क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। हमने क्या किया, एक ऐसा तार लिया जिसका प्रतिरोध कितना है, 1 ओम, है ना, एक ऐसा तार लिया हमने जिसका प्रतिरोध कितना हो, 1 ओम हो, और उसके तापमान को कितना बढ़ाया हमने, 1 डिग्री सेल्सियस। इस तार के 1 ओम प्रतिरोध वाले तार के तापमान को कितना बढ़ाया हमने, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, और 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जितना
उसके प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होगी या जितना भी अंतर आएगा वो क्या कहलाएगा, उसका तापीय प्रतिरोध गुणांक। अर्थात इसको हम कैसे लिखेंगे, यदि किसी 1 ओम, या इसको ओम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 ओम प्रतिरोध वाले सैंपल लिख सकते हैं आप, है ना, सैंपल, या हमने क्या ले लिया इसको ऐसे, इसको अपन ने तार, सैंपल तार के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर प्रतिरोध, तार के प्रतिरोध बढ़ाने पर तार के प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होती है, जितनी वृद्धि होती है क्या कहलाएगी, तापीय प्रतिरोध गुणांक। क्या कहलाएगा, तापीय प्रतिरोध गुणांक कहलाता है, प्रतिरोध गुणांक कहलाता है। या इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, सीधी सी बात है, कहलाता है, इसको तापीय प्रतिरोध गुणांक या अल्फा कहलाता है। ठीक है ना। हमने क्या किया, 1 ओम तार, 1 ओम प्रतिरोध का हमने क्या ले लिया, तार ले लिया, उसके ताप को हमने कितना बढ़ाया, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, और उसके प्रतिरोध में जितनी भी वृद्धि होगी वो वृद्धि क्या कहलाएगी, तापीय प्रतिरोध गुणांक, या इसी को हम क्या बोल देंगे, ऊष्मीय प्रतिरोध गुणांक। ऊष्मीय प्रतिरोध गुणांक इसको बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट, थर्मल रेजिस्टेंस थर्मल कोफिशिएंट, है ना। तो हमारे पास ये हो गया। ठीक, अब ये जो डेफिनेशन हमने लिखा हुआ है ना, ये जो हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है, इस हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं कोई तार हमने लिया, उसका जो प्रतिरोध है R ओरिजिनल कितना है, मतलब ये R इतना प्रतिरोध है, ठीक है, कितना प्रतिरोध है, इतना प्रतिरोध है। ठीक, उसके हमने उसमें कितना डेल्टी टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया, डेल्टी टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका जो प्रतिरोध है वो कितना हो गया, R हो गया। पहले प्रतिरोध कितना था, R0 था, ठीक है, कितना टेम्परेचर बढ़ाया, डेल्टी बढ़ाया, तो प्रतिरोध कितना बढ़ गया, R बढ़ गया। तो जो बड़ा प्रतिरोध है, प्रतिरोध में जो अपने पास वृद्धि हुई वो कितनी हो जाएगी, तो हमने बोला R माइनस R0। ये क्या है, प्रतिरोध में वृद्धि, क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे R0 प्रतिरोध वाले तार का तापमान डेल्टी डिग्री सेल्सियस, या तापमान डेल्टी बढ़ाने पर, डेल्टी डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध, ऐसे लिखते हैं ना, तार का प्रतिरोध कितना हो गया, तो हमने बोला R हो जाता है। हमने ऐसे इसको शब्दों में लिख दिया, ठीक है ना। तो तापमान प्रतिरोध में वृद्धि कितनी हो गई, R0 प्रतिरोध वाले तार में वृद्धि, प्रतिरोध वाले तार के प्रतिरोध में वृद्धि कितनी हो गई, वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो हमने बोला ये हो जाएगी R माइनस R0। भाई कितना बढ़ा वो कैसे निकालेंगे, जो वृद्धि हुई है, मतलब अभी मान लो पहले कितना था, तो हमने बोला 5 ओम था, पहले प्रतिरोध कितना था, 5 ओम। अब जैसे ही ताप बढ़ाया, डेल्टी टेम्परेचर बढ़ाया, तो मान लो कितनी हो गई, 7 ओम हो गई,
तो इस वृद्धि को निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, जो बढ़ी हुई है उसमें से इसको माइनस करेंगे, तो वही हमने ये वृद्धि को निकाल लिया ये, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास वृद्धि निकली है ना, ये जो वृद्धि निकली है वो कितने ओम वाले हैं, तो R0 प्रतिरोध वाले तार के प्रतिरोध में वृद्धि जो निकाले, तो 1 ओम वाले में क्या निकालेंगे, तब लिख देते हैं, तब 1 ओम में देखो यहाँ पे R0 में कितनी वृद्धि हुई, तो हमने बोला R माइनस R0 है कि नहीं। R0 मतलब ये जो ओरिजिनल इतने प्रतिरोध वाले तार में वृद्धि इतनी हो रही है, प्रतिरोध में इतनी वृद्धि हो रही है, तो 1 ओम वाले में कितनी होगी, 1 ओम वाले में कितनी होगी, तो हम बोलेंगे R माइनस R0, और ये कितना मिल जाएगा हमको, R0, ये मिल गया, ठीक है। अब कितना टेम्परेचर बढ़ाने पर इतनी वृद्धि हुई, तो हमने बोला डेल्टी ताप बढ़ाने पर वृद्धि कितनी हो रही है, तो हमने बोला डेल्टी ताप बढ़ाने पर वृद्धि हो रही है अपनी R माइनस R0 अपॉन ये, इतनी वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो 1 डिग्री बढ़ाने पर देखो डेल्टी बढ़ाने पर इतनी वृद्धि हो गई, कितनी, R माइनस R0 अपॉन R0, इतनी वृद्धि हुई, तो हम क्या करेंगे 1 डिग्री, क्योंकि हमने क्या डेफिनेशन में 1 डिग्री लिया, तो डेफिनेशन के हिसाब से हम क्या करेंगे 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर इतनी वृद्धि, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे R माइनस R0 अपॉन डेल्टी इंटू R0, ये मिल जाएगा, है ना। और इसी को हमने क्या नाम दिया, तो इसी को हमने क्या नाम दिया है, अल्फा, क्या नाम दिया है, अल्फा। देखो यहाँ पर क्या हुआ, 1 ओम हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो वृद्धि दिखा रहा है ये वृद्धि क्या कहलाएगी, तो हमने इसी को बोला तापीय प्रतिरोध गुणांक। तो अल्फा इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, R माइनस R0 अपॉन डेल टी इंटू, ये हमारे पास तापीय प्रतिरोध गुणांक। अब यदि मान लो हमको कोई क्वेश्चन पूछता है कि दिया हुआ तार है, यदि हमने उसका तापमान इतना बढ़ाया या तापमान को हमने इतना बढ़ाया, तो उसका जो नया प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, तो उसको निकालने के लिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R माइनस R0 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई किया तो अल्फा डेल टी इंटू R0, ये मिला, ठीक है। इसको मैं इधर पक्षांतर कर देता हूं, तो R इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, R0 इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फा डेल टी इंटू R0, ये हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो R इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर ये R0 यहाँ पे भी, R0 यहाँ पर भी है, तो R0 हम बाहर निकाल देते हैं, तो 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी, ये है तापीय प्रतिरोध गुणांक। मतलब ये कि हम ये जो है इसकी वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे, या ये इसकी वैल्यू दे दी जाएगी तो हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। हमको क्या दिया जाए, क्वेश्चन में हमको कई बार इसका मान दे दिया जाएगा, ठीक है, इसका मान दे दिया जाएगा, इसका मान दे दिया जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, जो नया R है वो निकाल सकते हैं। तो ये एक रिजल्ट है जो बहुत पॉपुलर रिजल्ट है, इसको भी आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, ये तापीय प्रतिरोध गुणांक, जिसका हमने क्या किया, जिससे हम बता सकते हैं कि उसके विशिष्ट प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा, ठीक है। उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध जो होगा वो कम होगा या ज्यादा होगा, ताप बढ़ाने पर कम होगा या ज्यादा होगा, हम इससे डिसाइड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो एक अपने पास मिल गया, क्या मिल गया हमको, तापीय प्रतिरोध गुणांक, ये रिजल्टिंग है। तो इसको आपको, यदि आपसे क्वेश्चन आता है तो आपको बता सकते हैं कि तापीय प्रतिरोध गुणांक क्या होता है, तो हम बोलेंगे 1 ओम वाले जो तार है उसको यदि हम 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें तो उसके प्रतिरोध में जो अंतर आएगा वो क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध गुणांक कहलाएगा। कौन है बेटा। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया, क्या इस तरह से हमने देखा कि तापीय प्रतिरोध गुणांक क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद उनमें रिलेशन कैसे होगा, ठीक है, और ताप बढ़ाने पर किसी भी धातु की विशिष्ट जो प्रतिरोध है या उसकी जो उसका जो प्रतिरोध है वो कितना बढ़ जाएगा वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं कि जो ताप का प्रभाव है, हमने अभी धातु पर देखा, अब देखते हैं मिश्र धातु पर क्या होता है। तो याद रखिएगा कि हमारे पास जो मिश्र धातु है, किस पर, इसका जो है हमारे पास मिश्र धातुओं पर, है ना, मिश्र धातुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ना, या इसको हम क्या बोलते हैं, एलॉय। ठीक है, मेटल्स पर देख लिया, अब हम एलॉय पे बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा, हमने देखा क्या देखा, तो ताप बढ़ाने पर इसका जो अपने पास विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध, वो इंक्रीज जरूर होता है, लेकिन उसमें जो प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं, या हम बोलेंगे में जो परिवर्तन होता है, या में परिवर्तन, या हम बोलेंगे कि कैसा होता है, तो नगण्य होता है। हम ऐसे नगण्य, मतलब प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध नगण्य, परिवर्तन नगण्य होता है, ऐसा बोल सकते हैं, होता है। या हम इसको क्या बोल सकते हैं, जो यहाँ पे तापीय गुणांक है, तापीय प्रतिरोध गुणांक अल्फा, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि तापीय प्रतिरोध गुणांक, प्रतिरोध गुणांक अल्फा का मान कैसा होता है, नगण्य होता है, नगण्य होता है, याद रखिए। ठीक है ना, इसीलिए मिश्र धातु पर, तो मिश्र धातु पर ताप बढ़ाने पर कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, या हम इसको लिख सकते हैं कोई परिवर्तन नहीं, ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि नगण्य है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, ऐसा भी लिखा जा सकता है, होता है। ठीक है, इसलिए आप एक चीज देखेंगे कि जो लैब में आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो लैब में जो भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो उसमें जो प्रतिरोध बनाया जाता है ना, वो प्रतिरोध किसका बनाया जाता है, तो आपने देखा होगा नाइक्रोम, है ना, निकेल और क्रोमियम धातु का जो नाइक्रोम होता है, उसका एलॉय लिया जाता है, नाइक्रोम, जो कि किसका होता है, तो निकेल और क्रोमियम धातु का मिश्रित होता है, दोनों धातु मिश्रित होती है। लेकिन यदि कोई क्रोमियम धातु बोले, आयरन बोला, तो इनका ताप बढ़ाने पर क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध में परिवर्तन आएगा, और हमने बोला उसका विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाएगा। लेकिन यदि हम किसकी बात करते हैं, एलॉय की, तो ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जा सकता है कि यदि कोई मिश्र धातु जो है वो प्रतिरोध बनाने के लिए हम मिश्र धातु का प्रयोग क्यों करते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी किसी तरह का भी हम रेजिस्टेंस लेते हैं या रजिस्टर लेते हैं, तो उसमें हम मिश्र धातु का प्रयोग क्यों करते हैं, तो क्योंकि उनका जो ताप बढ़ जाता है। जैसे प्रैक्टिकल, हम कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें से क्या होगा, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होने के बाद जैसे मान लो हमने यहाँ पर कोई प्रतिरोध लिया, तो इसका पहला हमको मालूम है इसका प्रतिरोध कितना है, 10 ओम है। लेकिन जैसे ही हम इसमें से धारा प्रवाहित करेंगे, इस परिपथ में से धारा प्रवाहित करेंगे, तो धारा प्रवाहित करने पर ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा, हमने बोला ताप बढ़ गया। ताप बढ़ जाने से, तो यदि मान लो हम कोई धातु लेते हैं या कोई भी दूसरा प्रतिरोध लेते हैं इसके अलॉय के अलावा, तो क्या होगा, ताप बढ़ जाने से इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कुछ समय पश्चात, ऐसा है कितना, जब वो ठंडा है या हम नॉर्मल स्थिति में, तो उसका है कितना अपने पास प्रतिरोध 10 ओम। लेकिन जैसे ही उसमें से धारा प्रवाहित हुई और कुछ समय बाद हम इसका प्रतिरोध मापते हैं, तो हमको कितना मिल गया, 11 ओम। मतलब हमको जो एग्जैक्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो क्या हुआ, यहाँ पर ताप बढ़ने के साथ में उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या हो गया, या उसका प्रतिरोध क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। कब, धातु। लेकिन जब हम मिश्र धातु लेते हैं तो उसका प्रतिरोध हमको वही मिलेगा जो पहले था। इसका मतलब ये है कि ताप बढ़ने पर उसके प्रतिरोध में कोई अंतर नहीं आता। इसीलिए जब भी हम स्टैंडर्ड जो हमारे पास प्रतिरोध लेंगे, जो हमारे पास लैब में हम जो प्रयोग में लाते हैं, वो हमेशा किसका होता है, नाइक्रोम का होता है। ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको एक्सपेरिमेंटल चीज़ें बताऊंगा, जैसे मीटर सेतु और विभवमापी, ये सारे उपकरण जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर जो रियोस्टेट है, प्रतिरोध है, वो हम नाइक्रोम या मिश्र धातु का ही लेते हैं। क्यों लेते हैं, तो ये रीजन है, और ये रीजन ही आपको लिखना है कि किसी भी मिश्र धातु जब हम लेते हैं तो मिश्र धातु में ताप बढ़ने पर उसके
प्रतिरोध में कोई अंतर नहीं आता है। ये इसका बेसिक रीजन है। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसके आगे देखते हैं अपन। ये तो हो गया किसके लिए? मिश्र धातु के लिए। अब हम देखते हैं किसके लिए? हम देखते हैं विद्युत अपघट्य के लिए। तीसरा हम देखते हैं विद्युत अपघट्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। विद्युत अपघट्यों, ठीक है। तो विद्युत अपघट्य के विशिष्ट प्रतिरोधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत अपघट्य पर क्या होगा? तो हमने यहाँ पर ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाने पर क्या होगा? तो ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य के विशिष्ट प्रतिरोध, ये क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। याद रखिए, विद्युत अपघट्य में क्या होता है? ये कम हो जाता है। ठीक है, इसमें विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब क्यों कम हो जाता है? तो याद रखिएगा, जब भी हम विद्युत अपघट्य लेते हैं, ठीक है, तो विद्युत अपघट्य का जैसे ही हम ताप बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा? उसका जो डेंसिटी होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डेंसिटी कम हो जाएगा मतलब वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा। पतला हो जाने से जो भाई इसमें जो हमारे पास चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? आयंस होते हैं, है ना। चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? आयंस होते हैं। तो जो आयन है वो आसानी से एक जगह से दूसरे स्थान, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं, और तेजी से, क्योंकि वो पतला हो गया तो वो तेजी से गति कर सकते हैं। और तेजी से गति करेंगे तो उसकी क्या हो जाएगी? चालकता बढ़ जाएगी। चालकता बढ़ जाएगी मतलब उसका विशिष्ट प्रतिरोध कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो हम यहाँ पर कारण में क्या लिख सकते हैं? कारण में लिख देंगे कि विद्युत अपघट्य में ताप बढ़ाने पर क्या बोल सकते हैं हम? बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य का घनत्व क्या हो जाता है? घनत्व कम हो जाता है, कम हो जाता है। या हम बोलेंगे वह क्या हो जाता है? हो जाता है। या हम बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, घनत्व कम हो जाने का मतलब वो क्या हो जाता है? पतला हो जाता है ना, पतला हो जाता है, जिससे आयन आसानी से गति कर सकते हैं, आसानी से आयन गति कर सकते हैं तथा अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध कम हो जाता है। ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये विद्युत अपघट्यों पर प्रभाव देख लिया हमने। ठीक, अब हम आते हैं किस पे? अर्धचालक पर। हमारे पास अलग अलग पदार्थ है तो हम आते हैं अर्धचालक पर। किस पे बात करेंगे? अर्धचालक। तो जब हमने पढ़ा था, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अर्धचालक में थोड़ा सा हमको समझना होगा। हमने क्या पढ़ा था कि अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो सामान्य स्थिति में कुचालक की तरह बिहेव करते हैं, और जैसे ही हमने तापमान को बढ़ाया तो उसके जो परमाणु होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चालू होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकलना चालू होंगे तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलना चालू होंगे। कब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चालू होते हैं? तो जब हम क्या करते हैं, उसके तापमान में वृद्धि करते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं, तो तब वो चालक की तरह बिहेव करता है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली उसमें जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ताप बढ़ाने पर जो इसका विशिष्ट प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। क्योंकि हमने क्या जानते हैं? हम क्या जानते हैं कि अर्धचालक एक ऐसा मतलब अर्धचालक ऐसे पदार्थ हैं, जैसे अपन इसकी बात कर रहे हैं, तो m क्या होता है? m² × τ होता है।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जो अपने पास इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो क्या हो जाएगा, काफी मात्रा में बढ़ जाएगी। ये जो है ना इसका मान काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और श्रांति काल का देखो सीधी सी बात है, आप पढ़ाएंगे तो श्रांति काल का मान भी क्या होगा, इफेक्ट करेगा, लेकिन इसकी तुलना में इसका मान काफी ज्यादा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो ये 10 गुना बढ़ा तो ये 25 गुना बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, 25 गुना बढ़ गई। तो टाउ का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, इसके सामने कम हो जाएगा। अर्थात हम ये कहेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो याद रखिएगा अर्धचालक में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक में विशिष्ट प्रतिरोध कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि जैसे ही ताप बढ़ाया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ने लगती है। उसमें से परमाणु से इलेक्ट्रॉन्स क्या आने लगते हैं, बाहर आने लगते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ती है कि इसका जो इफेक्ट है, क्रांतिकाल का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है, जिससे उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कारण चूंकि अर्धचालक ताप बढ़ाने पर सामान्य ताप पर कुचालक की भांति व्यवहार करता है तथा ताप बढ़ाने पर अर्धचालक पदार्थ के परमाणुओं से बहुतायत मात्रा में इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं जिसके कारण विशिष्ट प्रतिरोध आते हैं, जिसका प्रभाव ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसका प्रभाव श्रांति काल के प्रभाव से काफी ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी ज्यादा हो गई, इतनी बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकली, तो उनका जो शांतिकाल का जो प्रभाव पड़ता है उसमें, जब टक्करों की संख्या सीधी सी बात है बढ़ेगी, है ना, अब बढ़ेगी, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो क्या होता है, शांतिकाल का प्रभाव से काफी ज्यादा होता है। अतः अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए इसकी संख्या बढ़ा दीजिए, ऑब्वियसली अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप उसका कारण लिख सकते हैं। फिर आते हैं अपन किसमें, फिर आते हैं अपन कुचालक। अर्धचालक की जगह कुचालक में। तो ऑब्वियसली कुचालक की जब आएंगे कुचालक पदार्थ, तो कुचालक पदार्थ में यदि अपन देखते हैं तो ताप बढ़ाते हैं, तो ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है। सीधी सी बात, इसमें भी विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है ना। सीधी सी बात है, प्रतिरोध तो काफी ज्यादा ही होता है उसका,
कुचालक का तो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि ताप बढ़ा दें, जैसे मैंने अभी आपकी बात हमने वोल्टेज की बात किया था, है ना, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वोल्टेज, तो एक कुचालक भी क्या हो जाता है, वो भी आयनीकृत हो जाता है ना। तो उसी तरह से यदि कोई चालक जो है वो 10⁵, यदि इतने में उसका तापमान, मतलब इतना ताप बढ़ाने पर, इतने गुना तापमान बढ़ाने पर भी उसके उसमें उसका जो अपन बोल सकते हैं वो चालक की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, तो इसका हमने क्या किया, मान लो 10⁶ इतना ताप बढ़ा दिया, इतने डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, इतने डिग्री में हमने उसका सेल्सियस मतलब तापमान बढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं उसके जो एटम्स होंगे, उसके परमाणु जो होंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को स्वतंत्र कर देंगे, तो वो किसकी तरह काम करने लग जाएगा, तो चालक की तरह, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि कुचालक पदार्थ में भी ताप बढ़ाने पर उसका विशिष्ट प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप का जो प्रभाव अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, और कितने प्रकार के हमने पदार्थ देख लिए, सारे पदार्थ हमने लगभग देख लिए। ठीक है, इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग आगे की क्लासेस जो है वो देखेंगे कार्बन प्रतिरोध। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक होगा वो क्या होगा, कार्बन प्रतिरोध। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे।